मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग। मैं जैसे श्वेता आपका अपनी हिंदी क्लास में स्वागत करती हूँ। आज हम हिंदी व्याकरण कक्षा 10वीं में समास पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करें। इसमें हम जानेंगे कि समास क्या होते हैं, फिर उनका विग्रह कैसे होता है, फिर समस्त पद क्या कहलाता है, समास और संधि में अंतर क्या होता है, समास के कितने भेद होते हैं, ये सब कुछ इस पाठ में हम जानेंगे। तो सबसे पहले हम समास की परिभाषा या उसका अर्थ समझते हैं कि क्या होते हैं समास। तो चलिए, समास शब्द का शाब्दिक अर्थ है संग्रह, सम्मिलन, संक्षेप, मिश्रण आदि। व्याकरणिक दृष्टि से दो या दो से अधिक पदों के मेल से जो नया शब्द बनता है उसे समस्त पद कहते हैं, तथा शब्दों के मेल से नए शब्द बनाने की प्रक्रिया को समास कहते हैं, जैसे गंगाजल, राम अवतार, पत्रोत्तर आदि। वास्तव में कम से कम शब्दों में अधिक अर्थ प्रकट करना ही समास का मुख्य प्रयोजन होता है। मतलब जब कोई बड़ी सी बात होती है उसको हम संक्षेप कर देते हैं। जैसे मैंने उदाहरण में बोला गंगा जल, तो मैं बोलती कि गंगा का जल, तो वो जो का था वो अब लोप हो गया। इसके कारण ये सिर्फ रह गया गंगा जल, तो ये हो गया समस्त पद। ठीक है। और अगर इसका विग्रह होता तो वो होता गंगा का जल, तो ये हो जाता मतलब विग्रह, समास का विग्रह कहलाता है। समस्त पद गंगा जल कहलाएगा। जैसे परीक्षा का अर्थी तो परीक्षार्थी, शुभ है जो आगमन शुभागमन, लोक में प्रिय लोकप्रिय, कमल के समान नयन कमल नयन, माता और पिता। समास में दो पद होते हैं, पूर्व पद और उत्तर पद। कभी पूर्व पद, कभी उत्तर पद, और कभी दोनों पद प्रधान होते हैं, कभी कभी दोनों ही पद अप्रधान हो जाते हैं। उनका एक विशिष्ट अर्थ महत्वपूर्ण हो जाता है। मतलब समास में कोई भी अवस्था हो सकती है। मतलब सबसे पहले तो समास में दो पद होते हैं, पूर्व पद और उत्तर पद। किसी समास में पूर्व पद प्रधान होता है, किसी समास में उत्तर पद प्रधान होता है, किसी में दोनों पद प्रधान होते हैं, किसी में दोनों पद अप्रधान हो जाते हैं। मतलब दोनों की ही इंपॉर्टेंट नहीं रहती, किसी तीसरे के बारे में बात होने लगती है। तो ये कहलाते हैं समास, ये समास की विशेषताएं कहलाती हैं। अब समास विग्रह सीख ली। समस्त पदों को अलग करने की विधि को समास विग्रह कहते हैं। जैसे पत्रोत्तर, पत्र का उत्तर, गंगाजल, गंगा का जल, पथ भ्रष्ट, पथ से भ्रष्ट, देशभक्ति, देश के लिए भक्ति। ये जितने भी मैंने बोले हैं, यानी उदाहरण जितने भी मैंने 4 उदाहरण बोले, ये चारों के 4 उदाहरण तत्पुरुष समास के हैं। अभी मैं आपको आगे बताऊंगी कि क्या होता है तत्पुरुष समास, कैसे उसको पहचाना जाता है। आप समास संबंधी आवश्यक तथ्य, समास संबंधी आवश्यक तथ्य इस तरह से समझ लें, जो भाषा संश्लेषणात्मक होती है उसमें समास की प्रवृत्ति अधिक होती है। जैसे संस्कृत भाषा, संस्कृत में अधिक समासों का प्रयोग होता है। हिंदी विश्लेषणात्मक भाषा है, लेकिन इसमें संस्कृत के सामासिक पदों के प्रयोग के कारण समास का महत्व है। जैसे यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार। कभी कभी समास से संबंधित शब्दों के योजक चिन्ह भी मिलाया जाता है। समास को कभी कभी योजक चिन्हों से भी मिलाया जाता है। सामान्यतः सामासिक पद 2 होते हैं, किंतु कभी कभी 3 पद भी होते हैं। जैसे तन मन धन, सुबह दोपहर शाम, ये 3 सामासिक पद हो गए। अब ये ध्यान लेते हैं कि संधि और समास में क्या अंतर होता है। समास 2 पदों का योग है, जबकि संधि 2 वर्णों का योग है। समास मतलब समास में 2 शब्द मिलेंगे। शब्द कैसे? जो पूर्ण स्वतंत्र रूप से शब्द होंगे, जो एक निश्चित अर्थ की अभिव्यक्ति करा रहे होंगे। जबकि 2 संधि 2 वर्णों का मेल है, मतलब 2 अक्षर वहां मिलेंगे। समास प्रथम तथा संधि उसके पश्चात होती है। समास जब शब्द या पद समस्त पद बनते हैं तो उनकी विभक्ति चिन्ह या अन्य पद लुप्त हो जाते हैं। जैसे कृष्णा अवतार में कृष्ण का अवतार का लुप्त हो गया। इसके विपरीत संधि में स्वरों या वर्णों का लोप होता है या रूप में परिवर्तन होता है। जैसे देवेंद्र, देव धन इंद्र, इसमें आ धन ई से ए बन गया, मतलब परिवर्तन हो गया। इसमें वर्ण मिल गए हैं और उसमें अक्षर मिल रहे हैं। उसमें विभक्तियों का लोप हो रहा है, इसमें अक्षरों का। समास में पूरे
शब्द या वर्ण का, जबकि संधि में एक मात्रा या व्यंजन का लोप होता है। समास में पूरा वर्ण ही लोप हो जाता है, मतलब दिखाई नहीं देता है जब तक हम उसका विग्रह नहीं करते हैं। और जबकि संधि में सिर्फ व्यंजन या मात्रा का लोप होता है। समस्त पद बनाते समय यदि संधि के नियम अनुसार संधि हो सकती है तो वहां संधि कर दी जाती है। अब आगे हमें देखना है समास के भेद। समास के मुख्यतः 6 भेद होते हैं: तत्पुरुष, कर्मधारय, द्विगु, बहुब्रीहि, द्वंद्व और अव्ययीभाव। सबसे पहले और सबसे मुख्य जो हमारा समास है वह है तत्पुरुष। वर्तमान में तत्पुरुष की 2 और नई वैरायटी आ गई हैं, यानी कि कैटेगरी आ गई हैं, वो अभी आपको नहीं पढ़नी है। सबसे ज्यादा विस्तृत जो समास है वो भी तत्पुरुष है, सबसे ज्यादा प्रमुख जो समास है वो भी तत्पुरुष है। तत्पुरुष समास में उत्तर पद प्रधान होता है तथा पूर्व पद गौण होता है। इस समास में समस्त पदों का लिंग और वचन अंतिम पद के अनुसार होता है। तत्पुरुष समास में बहुधा दोनों पद संज्ञा या पहला पद संज्ञा और दूसरा विशेषण होता है। मतलब तत्पुरुष समास में अधिकांशतः, बहुधा मतलब होता है अधिकांशतः पहला पद संज्ञा, दोनों पद संज्ञा या पहला पद संज्ञा और दूसरा विशेषण होता है। अधिकांशतः देखा जाता है कि दोनों पद संज्ञा के हैं, और अगर ऐसा नहीं होता है तो प्रथम पद संज्ञा और दूसरा पद विशेषण का होता है। ठीक है। इस समास में समस्त पद करते समय कारक विभक्ति या एकाधिक शब्दों का लोप हो जाता है। इसीलिए लुप्त विभक्ति के कारण के अनुसार इस समास के निम्नलिखित भेद होते हैं। कर्मधारय तत्पुरुष। अब आप समझिएगा कि तत्पुरुष समास है क्या। तत्पुरुष समास आपको कारक आपने पढ़े होंगे, संस्कृत में कारक होते हैं, हिंदी में भी होते हैं। कारक की जो विभक्तियां होती हैं उनके बिना हिंदी आगे नहीं बढ़ सकती, या हम बातचीत नहीं कर सकते। वही विभक्तियां ही हमारी बातचीत को एक कहना चाहिए लय प्रदान करती हैं या एक सार्थक अर्थ प्रदान करती हैं। कारक के कुछ चिन्ह निर्धारित किए गए हैं, जैसे कर्ता ने कर्म को करण से द्वारा याद है, कर्ता ने कर्म को करण से द्वारा संप्रदान के लिए अपादान से अलग होना, संबंध का की किरारी रे अधिकरण में पर संबोधन है रे, याद है ना ये। तो ये इसी पर हमारे कारक डिपेंड करते हैं। इसमें से जो पहला कारक चिन्ह है कर्ता ने जो होता है ना, वो कर्ता वाला हट जाता है, बाकी के पूरे यानी कि 6 भेद इसमें रह जाते हैं, जो कि तत्पुरुष के भेद कहलाते हैं। उस 6वें की जगह जो हमारा पहला कट गया है ना, कर्म तो हमारा तत्पुरुष में पहला है, जो हमारे कारक में पहला कटा है कर्ता, वो कर्ता जाके हमारा कर्मधारय समास में आ जाएगा। अभी हम आपको पहले तत्पुरुष समास समझाते हैं। तत्पुरुष समास में मैंने बोला है कि विभक्ति के कर्ता छोड़कर, मतलब कारक जो होते हैं उसमें से कर्ता वाला कारक छोड़कर बाकी 6 हमारे तत्पुरुष समास के भेद हैं। तो ये आपको याद करने में आसानी होगी। जैसे कर्म तत्पुरुष के अंतर्गत समस्त पद में कर्म कारक विभक्ति को लोप हो जाता है। कर्म की विभक्ति क्या है? कर्ता ने कर्म को, कर्म का विभक्ति चिन्ह क्या है? को। तो जब ये इस तरह से इस जो समस्त पद होगा उसमें को जो विभक्ति चिन्ह है उसका लोप हो जाएगा। और अगर किसी अवस्था में आपसे वो इसका लोप नहीं करवा रहे हैं और एक समास पूरा दे रहे हैं और उसको आपको विभक्त करना है, तो उस अवस्था में वहां पर विभक्त को जो कर्म कारक का विभक्ति चिन्ह को है वो वहां पर जुड़ जाएगा। जैसे ग्रहगत में ग्रह को आया हुआ, को है जो शब्द है वो यहाँ पर हट जाएगा। जैसे मरण को पहुंचा हुआ, तो क्या हो जाएगा? मरण को जो आया ना विभक्ति चिन्ह को, वो हट जाएगा, तो ये हो जाएगा मरणासन्न। जैसे स्वर्गगत, स्वर्ग को गया हुआ,
तो इसमें भी को शब्द हटने के कारण वो हो गया स्वर्गगत। ठीक है, इसी तरह से और भी हैं जिनमें को शब्द या तो हट जाएगा, अगर वो आपको संपूर्ण शब्द दे रहे हैं और विग्रह करवाएंगे तो उस अवस्था में को शब्द वहां पर लग जाएगा, यानी कि कर्म कारक का जो विभक्ति चिन्ह को है वो वहां पर लग जाएगा। अब देखना है कर्ण तत्पुरुष। कर्ण तत्पुरुष में से शब्द है जो वो लग जाएगा या लोप हो जाएगा, दोनों ही अवस्था होती है। कर्ण तत्पुरुष के अंतर्गत समस्त पद में कर्ण कारक से विभक्ति से के द्वारा, मतलब कर्ण की जो विभक्ति चिन्ह है वो दो हैं। कौन कौन से हैं? से और के द्वारा। या तो ये हट जाएंगे या ये जुड़ जाएंगे। जैसे गुणों से युक्त जन्म से अंधा, तो गुणों से युक्त का हो जाएगा गुण युक्त, से हट गया। जन्मांध में जन्म से अंधा में से हट गया। अब जैसे दिया है तुलसी कृत, तुलसी द्वारा कृत, तो ये द्वारा जो शब्द है वो वहां से हट गया, तो ये हो जाएगा हमारा कर्ण तत्पुरुष। इसी तरह से संप्रदान है, संप्रदान का विभक्ति चिन्ह के लिए है तो वहां से के लिए हट जाएगा। जैसे रसोई घर, तो रसोई के लिए घर। युद्ध क्षेत्र, युद्ध के लिए क्षेत्र। देव बलि, देव के लिए बलि, तो जो के लिए शब्द है वो वहां से लोप हो जाएगा। इसी तरह से अपादान तत्पुरुष है। अपादान तत्पुरुष का जो अपादान का जो विभक्ति चिन्ह है वो है से, तो से वहां पे भी है पर वहां अलग है, यहाँ अलग होने की अवस्था में है, वहां पर जोड़ने की अवस्था में, मतलब कर्ण जो तत्पुरुष है वहां पर से जोड़ने की अवस्था में, जबकि अपादान तत्पुरुष में जो अपादान में से जो है वो अलग करने की अवस्था है। जैसे वृक्ष से पत्ते गिरते हैं तो वो पत्ते जो है वो वृक्ष से अलग हो रहे हैं। जैसे रोग से मुक्त, तो ये हो जाएगा ऋण मुक्त। जो से है ना, रोग क्या हो गया, आपसे मुक्त कर दिया रोग ने आपको, तो रोग आपसे अलग हो गया, तो यहाँ अलग होने की अवस्था होगी। जैसे भय से भीत, मतलब आप भय से भीत हो रहे हैं, डर रहे हैं भय से। या कर्म से जी चुराने वाला, काम चोर। इसी तरह से अब अगला देखना है हमें संबंध तत्पुरुष। संबंध तत्पुरुष में संबंध के जो चिन्ह है, विभक्ति चिन्ह है, वो है अपने काकी के, रारी रे, इनका लोप हो जाता है। जैसे भारत रत्न, तो भारत का रत्न। अछूतोद्धार, अछूतों का उद्धार। आज्ञा अनुसार, आज्ञा के अनुसार। घुड़दौड़, घोड़ों की दौड़। दीप समूह, दीपों का समूह। तो ये का जो विभक्ति काकी के, मतलब इन विभक्ति चिन्हों का लोप हो जाएगा। अगला देखना है हमें अधिकरण तत्पुरुष। अधिकरण का जो कारक विभक्ति चिन्ह है वो है मैं पर। मैं और पर दो अलग अलग शब्द हैं। जैसे आप बीती, आप पर बीती। आनंद मग्न, आनंद में मग्न। तो ये हमारा क्या हो गया, विभक्ति चिन्ह है, मैं और पर, इनका लोप हो जाएगा। अब हमारा आता है अगला तत्पुरुष समास, वो है न्याय तत्पुरुष। मतलब ये समस्त पद, पहला पद नकारात्मक होता है, उसे न्याय तत्पुरुष कहते हैं। न्याय तत्पुरुष में ना होगा। जैसे अनिच्छा, तो अनिच्छा का विग्रह होगा ना इच्छा। जैसे अनदेखी, ना देखी। अनुचित, ना उचित। अस्थिर, ना, मतलब जितने भी वर्ड में बोल रही हूँ, शब्द बोल रही हूँ, इन सब में हम ना शब्द का प्रयोग हुआ है कि ऐसा नहीं होगा। तो ये नए तत्पुरुष जो है, ये हमारा, मैंने आपसे बोला था ना कि नया जो समास आया है, तत्पुरुष का नया भेद है, ये अभी आया है कुछ समय पूर्व। अब अगला समास जो है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। ओके, तो टेक केयर।